और डिस्टेंस आपका फिक्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स हो गया ना। हाँ, साथ ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लाइनें बाहर निकल रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होगा। इमेजिन करिए चारों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर सब तरफ होगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो आज की इस क्लास में बच्चों एनसीईआरटी का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। यानी कि गॉस लॉ पर बेस्ड कौन कौन से एप्लीकेशंस आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके नीट में भी हेल्प करेंगे और जेई में भी हेल्प करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। हर एक चीज को, कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा। और इससे पहले अगर आपने बहुत सारे लेक्चर नहीं देखे इस चैप्टर के, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, गॉस लॉ एप्लीकेशन। देखिए बच्चों, अगर आपने गॉस लॉ अच्छे से पढ़ा है और गॉस लॉ से पहले आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से पढ़ा है, और मैं मान के चलता हूं कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉलेज है, आपको गॉस थ्योरम का नॉलेज है, और उसी बेस पर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपको वो टॉपिक अगर अच्छे से नहीं आते तो प्लीज पहले जाकर उनको देख लीजिएगा, ताकि आपको इस लेक्चर में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं। चलिए देखिए, तो बात करते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को समझने के लिए कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ध्यान समझिएगा। अगर आपने इन फैक्ट्स को जान लिया तो गॉस लॉ का बेस्ड कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिसको आप ना कर पाओ। आइए समझते। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गॉसियन सरफेस क्या होती है, क्योंकि गॉस ने हमको क्या बताया बेटा? गॉस ने बेटा हमको ये बताया कि जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कहां रखते हो? एक सरफेस के अंदर रखते हो। वो सरफेस कैसी होनी चाहिए सर? क्लोज्ड होनी चाहिए। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होता है तो उससे फ्लक्स लिंक्ड होता है। कितना होता है साफ? वो होता है EdS इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। ये गॉस का थ्योरम है। तो गॉस का ये कहना है कि अगर चार्ज है तो कहां है? यस, इनसाइड दी सरफेस है। चार्ज है तो कहां है? इनसाइड दी सरफेस। बाहर के चार्ज से हमको कोई मतलब नहीं है। चार्ज होना चाहिए तो कहां होना चाहिए? इनसाइड दी सरफेस होना चाहिए। अच्छा था। अब देखते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा। देखो, गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है बेटा जो आपको बताएगा कि हर लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, एक जैसा है या डिफरेंट है। अच्छा था। दूसरा, आपको थीटा का स्पेसिफिकेशन बताएगा। तो गॉसियन सरफेस, हम ऐसा सरफेस हम क्रिएट करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा दोनों के बीच में एक सिमेट्री होगी। क्या होगी? सिमेट्री। आइए कुछ गॉसियन सरफेस मैं आपको बना के दिखाता हूं, ताकि आपको गॉस लॉ पर बेस्ड जितने भी एप्लीकेशन है अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा आपके सामने एक पॉइंट चार्ज है। बेटा आपको पता होगा कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से जो निकलता है वो कैसा निकलता है? आउटवर्ड निकलता है, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसका साफ, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। डन। चलिए, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका? एक पॉइंट चार्ज का। अच्छा था। अब देखो गॉसियन सरफेस में कैसे बनाऊंगा बेटा? तो गॉसियन सरफेस में ऐसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर मान लूंगा O, और एक R रेडियस का एक स्फीयर बना दूंगा। अब बेटा इमेजिन करो कि ये जो स्फीयर है इसके अंदर वो चार्ज आ गया, इसके अंदर वो चार्ज आ गया। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना कि अगर वो चार्ज इसके अंदर आ गया मतलब हम गॉस लॉ फॉलो कर सकते हैं, गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज इसके अंदर आ गया, क्योंकि हमने एक सरफेस का इमेजिनेशन कर लिया। वो ऐसा सरफेस है जिसके चारों तरफ एक चीज हमको देखने को मिलेगी, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री और थीटा की सिमेट्री। क्योंकि जब हम बेटा फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर हमको दो चीजों की सिमेट्री चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा। अगर थीटा बेटा वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो फ्लक्स निकालने में दिक्कत आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो हमको ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा दोनों की सिमेट्री आ जाए। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, वही होता है गॉसियन सरफेस, जो हमको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा का क्या डायरेक्शन है, एक जैसा है, डिफरेंट है। देखो, अगर ये सरफेस R रेडियस का है तो यहां से भी रेडियस R है, यहां से भी रेडियस R है, तो मतलब एवरी पॉइंट आपका इस सरफेस का सेंटर से R डिस्टेंस पर है। और आपको पता है कि पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डिस्टेंस आपका फिक्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स हो गया ना। हाँ, क्या बात कर रही है? हाँ, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स हो गया। जहां पर अगर मान ले 10 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर भी 10 है, 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 यहां पर भी 10 है। एवरी पॉइंट पर आपका कितना मिलेगा? आपको 10 ही मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। और दूसरी चीज देखिएगा जरा, यहां पर अगर आप यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। अच्छा साहब, यहां पर कितना बना रहा है सर? 90 डिग्री। यहां पर कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो जाने कि एक पॉइंट के चारों तरफ अगर आप स्फीयर डिजाइन करोगे, स्फीयर का इमेजिनेशन करोगे, तो उस स्फीयर के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, साथ ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है क्लास तो जरूर देखिएगा फ्लक्स का। उसमें फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन EdS cos थीटा। साफ E कांस्टेंट हो गया क्योंकि हर जगह एक जैसा है। अब बात करते हैं थीटा की।
किसकी बात करते हैं? थीटा। थीटा की सिमेट्री क्या है? तो देखो थीटा की सिमेट्री आप इस तरह से देखेंगे, इस सरफेस में बेटा इस तरह से देखेंगे कि यहां पर अगर आप मान लीजिए एक स्मॉल सरफेस लेते हैं ds, क्या लेते हैं बेटा? ds, तो इसका एरिया वेक्टर भी सर इसी डायरेक्शन में आ गया, ds वेक्टर, एरिया वेक्टर भी इसकी डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है साहब। हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अच्छा, अगर मैं सर यहां ले लूं तो अरे तो ले लेना, क्या दिक्कत है? देख एरिया वेक्टर अभी भी नीचे परपेंडिकुलर है सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तेरा परपेंडिकुलर सरफेस के, दोनों बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि ये जो थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का होता है, एरिया वेक्टर के बीच का होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर एक पॉइंट के चारों तरफ मैं स्फीयर डिजाइन करता हूं, स्फीयर का इमेजिनेशन करता हूं, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है, साथ ही एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी एंगल कांस्टेंट मिल रहा है, एवरी टाइम एंगल 0 डिग्री 0 डिग्री, कहीं पर भी पॉइंट कंसीडर कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरफेस के किसी भी लोकेशन में पॉइंट कंसीडर कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर जगह तेरे को थीटा वैल्यू कैसे मिलेगी? 0 डिग्री मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। अच्छा, तो बेटा ऐसा जो सरफेस होता है इसी को हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस। कौन सरफेस बोलते हैं? गाउसियन। ठीक है, बात समझ? अच्छा, और बताते हैं आपको। जैसे मान ले, एक तो ये वाला एप्लीकेशन भी मैं अभी आपको कराऊंगा। देखिए दूसरा क्या होता है, जैसे मान ले तेरे पास एक लाइन चार्ज, एक बहुत लंबा कंडक्टर है, इसको तूने चार्ज दे दिया साहब, तो चार्जेस के बीच तो रिपल्सन होता है, तो रिपेल होगा, ये चार्ज तो सारे फैल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे कंडक्टर पर। हाँ सही बात कह रहे हो सर, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस तरह से। अगर तुम यहां पर पॉइंट कंसीडर करते हो, पी पॉइंट यहां पर कंसीडर करते हो, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की सोचते हो, तो इससे डिस्टेंस कुछ और है, इससे डिस्टेंस कुछ और है, इससे डिस्टेंस कुछ और है, तो डिस्टेंस अलग होने से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है। तो इस सिचुएशन में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलस की हेल्प करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं एलिमेंट मानकर, बट हम इसको बहुत इजी भी कर बना सकते हैं अगर हम गॉस लॉ का यूज कर ले तो। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है कि आप एक गॉसियन सरफेस बनाइए। क्या बनाइए? गॉसियन सरफेस। तो बस तुम्हें यही दिमाग लगाना है कि इसके लिए गॉसियन सरफेस हम कैसा बनाएं, और गॉसियन सरफेस की बेटा स्पेशलिटी है कि उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन एक फिक्स होती है, और साथ में थीटा की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, बदलती नहीं है। तो बेटा अगर मैं यहां पर गाउसियन सरफेस बनाऊं तो बेटा मैं स्फीयर तो नहीं बना सकता, क्योंकि बेटा अगर मैं स्फीयर बनाऊंगा, आप खुद सोच के बताओ बेटा मेरे को, स्फीयर में बनाऊंगा तो ये चार्ज से कुछ दूरी है, ये चार्ज से कम दूरी है, ये चार्ज से बिल्कुल ही जीरो दूरी, तो मतलब डिस्टेंस अलग अलग हो गया ना, ये क्या गाउसियन सरफेस? ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो गाउसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा वो सिलेंडर कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा? सिलेंडर। और ये सिलेंडर हम इस तरह से बनाएंगे कि ये उस पॉइंट से होकर जाना चाहिए जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहां पर हम क्या बना लेंगे? सिलेंडर बना लेंगे। अब आप खुद देखना बेटा, खुद देखना ध्यान से कि एक लाइन कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है। आपने हेयर ब्रश देखा है? हेयर ब्रश जिससे कंघी करते हैं, इसमें कांटे निकलते रहते हैं घुंघराले वालों की कंघी करने का, तो ऐसे ऐसे कांटे निकल जाते हैं ना, तो आप समझिए कि उसकी रॉड है वो कंडक्टर है, और जो उससे लाइनें बाहर निकल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होगा। इमेजिन करिए चारों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर सब तरफ होगा, और लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी साहब। कैसी होंगी? पैरेलल। अब आप खुद देखो, ये आपकी सरफेस है गाउसियन, और ये आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना एंगल आया? 90 डिग्री था। कहीं पर भी देख ले बेटा, कहीं पर भी देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड का गाउसियन सरफेस का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर आप इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हो तब भी सरफेस का कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री, यानी कि सरफेस के 90 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम एंगल की बात करते हैं, तो एंगल के लिए अगर मैं यहां पर एक स्मॉल सरफेस क्रिएट करता हूं डेल्टा एस, तो इसका एरिया वेक्टर भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन मिल गया, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। कहीं पर भी कंसीडर कर लो, हर जगह 0 आ जाएगा। तो बेटा यहां पर तुम्हें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री मिली, दूसरा एंगल की सिमेट्री मिली। एक चीज और थोड़ा आप सोच सकते हैं इसमें कि सर ऊपर वाले सरफेस भी तो हैं, यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, लेकिन अगर हम यहां पर एरिया कंसीडर करते हैं तो यहां पर अगर आप ds लेते हो तो इसका ds वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार 90 में। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हो सकता है एक गाउसियन सरफेस में 2 सिमेट्री हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किसी गाउसियन सरफेस में 1 सिमेट्री हो सकती है, तो कोई दिक्कत वाली है। अगर 2 सिमेट्री है तो हम 2 बार कैलकुलेशन कर लेंगे, 1 सिमेट्री है तो हम 1 बार कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन टेंशन नहीं है, सिमेट्री होनी चाहिए। तो ऐसा हमको सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, इस पर हर जगह कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का और ds का। इस तरह की सरफेस को बेटा कहते हैं गाउसियन सरफेस। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? चल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये गाउसियन सरफेस हो गया। अब देखो, अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन करने के लिए बेटा आपको कुछ रूल समझा रहा हूं, कुछ स्टेप समझा रहा हूं। केवल ये स्टेप ही आपको याद रखने हैं, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप बनाना पाओ, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं जिसको आप बनाना बहुत इजीली आप बना जाओगे। कुछ एप्लीकेशन में भी आपको करके दिखाऊंगा। देखो रूल समझ लो, पहले स्टेप समझ लो। इसकी स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना है? कंसीडर अ गाउसियन सरफेस। हमको एक गाउसियन सरफेस बनानी है। अगर आपका पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ कैसा गाउसियन सरफेस बनेगा? लाइन चार्ज है तो कैसा बनेगा? सीट है तो कैसा बनेगा? स्फीयर है तो कैसा बनेगा? तो पहला काम तो अपना है कि गाउसियन सरफेस बना ले। ठीक है, अच्छा गाउसियन सरफेस में क्या होना चाहिए? उसमें हमको स्पेसिफाई करना है क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा की। ये फर्स्ट पॉइंट है तेरा, अभी एक्सप्लेन करूंगा समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में बेटा हम करेंगे कैलकुलेशन। अगर उसमें 2 सिमेट्री मिल गई तो दो
सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए और इसके लिए एक मिल गई तो एक ही बार कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन करना है। तो सेकंड स्टेप में तेरा क्या हुआ, फ्लक्स की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो आप समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप में जो आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है उसके अंदर कितना चार्ज है, उस चार्ज की कैलकुलेशन। ये भी हमको आ गया सर, ये आता है आपको, नहीं आता तो आपको वीडियो देखनी पड़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर को समझने के लिए पिछली चीजें आनी चाहिए आप। ठीक है, अच्छा, तो कैलकुलेट क्यू चार्ज इनसाइड दी सरफेस, ये आपका थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप में आपका आंसर आने वाला है, क्योंकि अब आपको अप्लाई करना है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ आपका ये है, इसको आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप आप याद रखिएगा, हर तरह का न्यूमेरिकल, हर तरह का गॉस का एप्लीकेशन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इतनी बात समझ में, इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। आइए अब मैं आपको बताता हूं, कुछ एप्लीकेशन में आपको करके दिखाता हूं, ध्यान देखिएगा। ये सारे एप्लीकेशन एनसीईआरटी के, वही एनसीईआरटी की बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। अभी मैं फिलहाल लिखा रहने देता हूं, इसको मिटाल नहीं रहा हूं। तो पहला हम एप्लीकेशन करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज विथ यूज गॉस लॉ। तो बेटा गॉस लॉ का यूज करके हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देख कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मान ले तेरे पास ये पॉइंट चार्ज है, ये प्लस क्यू। तो पता है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है साहब। रेडियली कैसा होता है बेटा, आउटवर्ड होता है। इस तरह से होगा कि नहीं होगा, इस तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा साहब, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम्हारा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब यहां पर कहीं पर भी इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन सॉल्व करने का रूल क्या बताया मैंने, कि सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। तो आपको इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनानी है, और ऐसी सरफेस बनानी है जो इस पॉइंट को टच करते हुए जाए, मतलब इस पॉइंट जहां पर हमको निकालना वो पॉइंट उस सरफेस पे आ जाना चाहिए। तो आप देखिए, अभी आपको सिखाया मैंने कि अगर पॉइंट है तो उसके चारों तरफ आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्फीयर बनाना पड़ेगा। तो आप इसके चारों तरफ ओ रेडियस, ओ सेंटर आर रेडियस का क्या बना लोगे, एक स्फीयर बना लोगे, ऐसे एक स्फीयर बना लोगे आप। ठीक है, चलो मैं इसको पूरा ही बना देता हूं ऐसे करके। ये क्या बना दिया बेटा आपने, एक स्फीयर बना दिया इसके चारों तरफ। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि इस स्फीयर के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बेटा, ये तेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो कि सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है बेटा, 90 डिग्री एंगल बना रही है। अच्छा, यहां पर तुम्हें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले अब आपको थीटा को स्पेसिफाई करने के लिए यहां पर एक स्मॉल एरिया आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ds। तो इसका एरिया वेक्टर क्या है सर, एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में ds वेक्टर। और अब आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ds वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। आप कहीं पर भी कंसीडर करोगे बेटा, कहीं पर भी करोगे तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और ये आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो थीटा आपको 0 ही मिलेगा। तो जाने की पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर एक सफिशिएंट गॉसियन सरफेस है, जो हमको बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना रहेगा, 0, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बना लिया बेटा, यस, ये गॉसियन सरफेस बना ली। अब सेकंड स्टेप आपको क्या बताई थी, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। चलिए आइए समझते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है बेटा, अच्छा ऐसे लिखता हूं मैं, फ्लक्स का फॉर्मूले को इस तरह से लिखता हूं बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर। ठीक है, तो इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ बेटा। अब कॉस 0 बेटा तुम्हारा कितना होता है साहब, कॉस 0 तो 1 होता है, तो कॉस 0 1 हो गया। और आपको पता है एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ गया, अंदर क्या बचेगा, ds बचेगा। क्या बचेगा, ds। तो केवल इंटीग्रेशन किसका करना है, ds का करना है। ds क्या है, एक स्मॉल सरफेस है, स्मॉल सरफेस का एरिया है। ऐसे ही तो बहुत सारी सरफेसेस हैं साहब, उन सबके सम को ही तो हम बोल रहे हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, आपका आ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ e इंटू s आ जाएगा। ठीक है, अब इंप्लाई करके मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ इंप्लाई करके क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, e इंटू एस। अच्छा, s क्या है, सरफेस का एरिया। इस सरफेस कैसा यहाँ पर स्फीयर है, तो एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता होगा, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप दे सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप दे सकते हो। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि पहले स्टेप में हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस बनाई और इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा को स्पेसिफाई कर लिया। सेकंड स्टेप में आपने कैलकुलेशन भी कर ली, किसकी, ईडीएस की कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में आपको करना है कैलकुलेट चार्ज। अब एक बार बताइए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज कितना है सर, क्यू ही तो है, तो क्यू लिख दिया। अब आप कर सकते हैं अप्लाई गॉस लॉ।
तो गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू फाई, अच्छा गॉस लॉ इसी तरह से लिख लेते हैं हम, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस वैक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के स्थान में क्यू रखो तो क्यू ही आएगा ना साहब, ठीक है। तो ये फोर्थ लॉ में अपने गॉस लॉ अप्लाई कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इनको कंपैरिजन कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो मतलब स्टेप समझ में आया, स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप में गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा स्पेसिफाई करना है उसकी डायरेक्शन। सेकंड में आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फोर्थ में चार्ज कैलकुलेट करना है, और थर्ड स्टेप में चार्ज कैलकुलेट करना है, फोर्थ स्टेप में आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। आइए इसको रफ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर लेता हूं। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज न्यूटन पर कूलम। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ डिफिकल्ट था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, तो बहुत इजीली हमने कर दिया, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको पॉज करिए, नोट करिए, पॉज कर लिए, नोट कर लिए। अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट डेरिवेशन। देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं बेटा। आइए देखिए, अब यहां पर पॉइंट चार्ज की जगह आ गया आपके सामने लाइन चार्ज, लाइन चार्ज आ गया बेटा। अब देखो समझो जरा बात को, ये बेटा आपके सामने एक लाइन चार्ज है, ठीक है। इसको बेटा हमने चार्ज दे दिया, तो इन्फिनिट लेंथ का लाइन चार्ज है, बहुत बड़ी लेंथ है, इसको चार्ज दे दिया बेटा अपन ने। जब बेटा इसको चार्ज दोगे तो चार्ज जो होगा इसकी लेंथ पर क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको साफ इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो और यूज किसका करना है, गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेप में आप पहले गाउसियन सरफेस बनाइए। तो इसके लिए गाउसियन सरफेस मैंने आपको क्या बताई थी, आपको सिलेंडर बनाना है। क्या बनाना है बेटा, सिलेंडर बनाना है। जब आप सिलेंडर बनाने जाओगे तो सिलेंडर का जो भी एक्सेस होगा वो अलोंग दी लाइन चार्ज होगा, अलोंग दी लाइन चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा साहब, तो ये आपने सिलेंडर बनाया इसका इस तरह से, ओके बेटा, ये सिलेंडर हो गया। अब देखो बेटा, अब ये यहां पर आप देखेंगे तो ये आपकी फ्लैट सरफेस है, ये आपकी क्या सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस। यानी कि एक सिलेंडर में दो तरह की सरफेसेस होती हैं, एक होती है बेटा आपकी कर्व्ड सरफेस। ये आप बोतल को देखोगे तो बेटा ये जो सरफेस है इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस, और ये वाली सरफेस जो होगी वो आपकी फ्लैट सरफेस होगी। तो यहां पर हमको बेटा, यहां पर हमको दो सिमेट्री मिलेंगी, एक फ्लैट सरफेस के कारण मिलेगी और एक किसके कारण मिलेगी, कर्व सरफेस के कारण। तो चलिए आइए देख लेते हैं उनको सिमेट्री को। तो सबसे पहला काम क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जाएगा बेटा, तेरा सरफेस की कैसा होगा 90 डिग्री, सरफेस का कैसा होगा 90 डिग्री। अब ये तेरा स्मॉल सरफेस है, स्मॉल सरफेस का एरिया ds है, तो इसका एरिया वेक्टर तो राइट एंगल होता है। तो आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब आप कहीं पर भी स्मॉल सरफेस मानोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा को स्पेसिफाई करोगे, सब जगह कितना आएगा, 0 डिग्री। तो ये फर्स्ट सिमेट्री मिल गई। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो फ्लैट सरफेस के लिए यहाँ पर आप एक स्मॉल सरफेस मानते हो, सपोज ds1 मान लो, चलो इसको कितना मान लो, ds1। तो इसका एरिया वेक्टर सर ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बेटा एक बार आपने अपने क्वेश्चन में परपेंडिकुलर टू दी आउटसाइड मान ली है, तो हर जगह आपको आउटसाइड ही रखनी है। कैसे रखनी है, आउटसाइड, ठीक है। तो हर जगह आउटसाइड रहेगी, यहाँ पर भी आउटसाइड रहेगी, यहाँ पर भी रहेगी। अच्छा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा तेरा इधर ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही रहता है। एंगल कितना आया तेरा 90 डिग्री। अब हर जगह देखेगा एंगल 90 डिग्री होगा तेरा। इसी तरह से अगर तुम यहाँ लेते हो इसको ds1 मान लो, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो ये तेरा हो जाएगा ds1 वेक्टर, और ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एंगल तेरा 90 डिग्री आ गया। यानी कि हर जगह पर आपको 90 डिग्री ही मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इन दोनों फ्लैट सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये सिमेट्री हो गई, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं l। अच्छा एक छोटी चीज, अच्छा मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल अपना पहला काम रेडी हो चुका है कि हमको गाउसियन सरफेस मान ली थी, गाउसियन सरफेस मान ली, और हमने थीटा को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आपकी होती है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपको किसकी करनी है, फ्लक्स की। तो फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या होता है तुम्हारा, ई डी एस कॉस थीटा, ये होता है। अब बेटा इसको आप क्या करोगे, दो पार्ट्स में तोड़ लोगे, ठीक है। तो जब दो पार्ट्स में आप तोड़ लोगे तो ये जो क्लोज वाला साइन है उसको हम नहीं लगाएंगे, हम ये लिखेंगे कि एक तो आपका कौन सा सरफेस है, आपका कर्व्ड सरफेस है। क्या सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कर्व्ड सरफेस हो गया ई डी एस, और यहां पर एंगल कितना है तुम्हारा 0 डिग्री। और दूसरा कौन सा हो गया तुम्हारा, फ्लैट सरफेस। क्या हो गया बेटा, फ्लैट ई डी एस कॉस 90। और आप इसको लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैंने ds1 मान लिया, ठीक है। अच्छा साहब, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट बेटा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, कर्व्ड सरफेस के लिए क्या बचेगा, ds बचेगा। ये तुम्हारा बेटा cos 90 कितना होता है, 0, तो ये तो 0 ही हो गया। अब ds क्या है,
तो ds का मतलब s होता है बेटा। अब बेटा यहाँ पर जो s है इसकी वैल्यू क्या होती है सिलेंडर के लिए, तो s की वैल्यू होती है s इक्वल टू 2πrl, 2πrl अगर हमने इसकी लेंथ l मानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा e इंटू 2πrl, और ये तुम्हारा चल ही रहा है क्या eds, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा। अच्छा, तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा तुम्हारा, ये हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करना होता है चार्ज की कैलकुलेशन। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे चार्ज, द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो देखो बेटा आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर बेटा आपके पास लाइन चार्ज है, क्या है लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज पर चार्ज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखो बेटा समझो जरा बात को, मान लो तुम्हारा एल लेंथ पर क्यू चार्ज है बेटा, एल लेंथ पर आपने कितना चार्ज दिया क्यू चार्ज दिया, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा साहब क्यू अपॉन एल होगा, और यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा क्या होती है चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। लैम्डा इज अ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है वो लैम्डा होता है। तो जहां से अगर आप क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ये आपकी चार्ज की कैलकुलेशन है। ये चार्ज कहाँ है सर इस क्लोज सरफेस के अंदर है, और हमको वही चार्ज लेना जो इनसाइड दी सरफेस है, ठीक है। ये चार्ज आ गया। अब हमको क्या करना है अप्लाई गॉस थ्योरम। तो इसको पहले पॉज कर लीजिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। तो इसको मैं रब कर देता हूँ जरा यहाँ पर, आइए। तो अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है क्लोज इंटीग्रेशन EDS इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको थोड़ा सा और रब कर देते हैं बेटा। तो और Q की वैल्यू कितनी है मेरे पास लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। बस इसको कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये दोनों कंपेयर करके हट जाएंगे। तो E 2πrl इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से बेटा एल तेरा कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तेरा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लाइन चार्ज का। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1 अपॉन क्या होगा r होगा, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। और अगर आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहें तो इसका ग्राफ मैं यहाँ बना देता हूँ, इसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ। और आपको पता है ये इनवर्स रिलेशन है तो क्या बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, E इनवर्सली प्रोपोर्शनेट r। तो ये आपका आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कुछ नहीं था इसमें, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अगर सोर्स चार्ज लाइन चार्ज है या पॉइंट है तो आपको किस तरह का गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, और उस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा की स्पेसिफिकेशन करनी है डायरेक्शन की। उसके बाद आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है और फिर चार्ज कैलकुलेट करना है और गॉस लॉ अप्लाई करके उनको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, साथ ही गॉस लॉ को यूज करके कैसे हम उसके एप्लीकेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो चीज हमने सीखी। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आगे के एप्लीकेशन कराऊंगा। ये क्लास में ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता क्योंकि आप लोगों की रुचि रहती है कि सर लेक्चर छोटा होना चाहिए, बट क्या करें देखो बच्चों पढ़ाना है डिटेल में पढ़ाना है तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो ही जाता है, लेंथ तो बढ़ी जाती है, ठीक है। अगर आपको लेंथ से कोई इशू नहीं है तो बड़े बड़े लेक्चर बनाऊंगा, और अगर लेंथ से इशू है तो मैं आपको 10-10 मिनट के लेक्चर बनाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपकी आगे की जो भी डेरिवेशन है जो भी कैलकुलेशन वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।